फ्रेड जॉनसन ने क्रिश्चियन एवासराला को जो कोऑर्डिनेट्स भेजे थे, उन कोऑर्डिनेट्स पर एवासराला को एक स्टील शिप मिल जाती है। उस स्टील शिप के अंदर एवासराला को 13 बॉडीज मिलती हैं। एवासराला उन बॉडीज के डीएनए को चेक करवाती है और वो शिप के डाटा को भी चेक करवाती है। एवासराला और कोटियार दोनों को ही पता चलता है कि वो शिप प्रोटोजॉन कंपनी से कनेक्टेड थी, जिसका ओनर जूल्स पियरे मायो था। एवासराला अब समझ जाती है कि मार्स ने फीवी स्टेशन को क्यों डिस्ट्रॉय किया था। एवासराला कोटियार को उस स्टील शिप को यूएनएन पेट्रोल रूट में डालने के लिए कहती है ताकि वो शिप सब लोगों की नजर में आ जाए और पकड़ी जाए। टाइको स्टेशन के ऊपर फ्रेड जॉनसन मिलर के साथ होल्डन और नाओमी से मुलाकात करता है और उन्हें मिलर के प्लान के बारे में इन्फॉर्म करता है। मिलर का प्लान था कि वो लोग बड़े जायंट शिप नोवो को यूज करके इरोस को सन की ओर धकेल दें ताकि इरोस प्रोटोमोलिक्यूल्स के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फ्रेड जॉनसन होल्डन से रोसिनेंटे की मदद चाहता था ताकि वो रोसिनेंटे की मदद से नोवो के थ्रू इरोस को डिस्ट्रॉय कर सके। होल्डन को मिलर का ये प्लान पूरी तरह से बकवास लगता है, लेकिन फ्रेड होल्डन को समझाने की कोशिश करता है कि उन लोगों के सामने इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इधर उस स्टील शिप को यूएनएन पेट्रोल फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके ऊपर वर्क करके वो लोग पता लगा लेते हैं कि वो शिप मायो से कनेक्टेड था। इसके बाद अवासराला और एरेंड्राइड दोनों ही मायो को यूएन में पेश होने के लिए कहते हैं ताकि वो स्टील शिप के बारे में उससे और भी कई सवालात पूछ सकें। यूएन के सामने जूल्स मायो से उसकी कंपनी प्रोटोजॉन के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसे स्टील शिप बनाने और प्रोटोमोलिक्यूल के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी उनके पूछे गए सवालों का सामना करना होगा। मायो से संबंधित प्रोटोजॉन कंपनी की सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाता है। मायो यूएन जांच में पूरी तरह से सहयोग करने का वादा करता है, लेकिन मायो साथ ही साथ डिप्टी सेक्रेटरी एरेनराइट के साथ मिलकर मार्स और अर्थ के बीच टेंशन बढ़ाने का काम करके एक पूरे ब्रह्मांड के युद्ध को शुरू करने की साजिश भी रचता है। मायो इसके बाद एरेनराइट के साथ फोन पर बात करता है। बातचीत में एरेनराइट मायो को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जिसके कारण मायो एरेनराइट से चिढ़ जाता है। इधर टाइको स्टेशन पर जायंट शिप नोवो को रेडिएशन लीक होने का बहाना बनाकर मोरमोस से खाली करवा लिया जाता है। एल्डर मैकेन वहाँ पर मिलर को देखता है। उसे मिलर को देखकर शक हो जाता है कि नोवो को खाली करवाने के पीछे मिलर का हाथ हो सकता था। वो मिलर को क्लियर करता है कि नोवो उन लोगों के लिए एक मंदिर के समान है और उसकी जर्नी उन लोगों के लिए भगवान का बनाया हुआ एक प्लान था। मिलर एल्डर मैकेन को क्लियर करता है कि ये भी भगवान का बनाया हुआ उन लोगों के लिए एक प्लान है। मिलर अपने अगले स्पेस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फ्रेड जॉनसन मिलर को उसकी गन वापस लौटा देता है। नाओमी एक बार फिर से मिलर से बात करती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो जूली के लिए ये सब काम कर रहा था। मिलर नाओमी को याद दिलाता है कि रोसिनेंटे क्रू ने प्रोटोमोलिक्यूल के सैंपल को एक जगह पर छिपा कर रखा हुआ है और मिलर ने इस बारे में अभी तक किसी से भी चर्चा नहीं की थी। और मिलर अब चाहता था कि इरोस पर प्रोटोमोलिक्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाए। वो रोसिनेंटे क्रू के छिपाए गए प्रोटोमोलिक्यूल सैंपल को नाओमी के ऊपर ही डिसीजन लेने के लिए छोड़ देता है। टाइको स्टेशन का शिप गाय मोलिनरी टाइको स्टेशन से निकल जाता है। उसके अंदर बहुत सारे रॉक होपर्स भरे हुए थे, जिनमें से एक मिलर और डियागो भी थे। वो सभी लोग इरोस पर स्पेस वॉक के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वो लोग इरोस पर जाकर बॉम्ब को सेट करने वाले थे। उसके बाद नोवो वहाँ पर पहुँच जाता और वो इरोस को लेकर सन की ओर उड़ने वाला था। नोवो को भी टाइको स्टेशन से लॉन्च कर दिया जाता है और वो इरोस की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। इधर अर्थ पर मायो एवासराला के पूछे गए क्वेश्चन से पूरी तरह से इरिटेट हो जाता है। वो एरेनराइट को क्लियर करता है कि उसे लगता है कि एवासराला को उन दोनों के ऊपर शक हो चुका है। एरेनराइट मायो को क्लियर करता है कि एवासराला को अभी उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मायो और एरेनराइट इस बात पर थोड़ी बहस भी करते हैं। एरेनराइट मायो को क्लियर करता है कि उन लोगों की पार्टनरशिप अभी पूरी तरह से सेफ है। गाय मोलिनरी का पूरा क्रू इरोस तक पहुंच जाता है। वो लोग स्पेस वॉक करके इरोस पर चले जाते हैं। मिलर और डियागो दोनों ही इरोस के डॉक्स पर बॉम्ब को सेट करने लग जाते हैं। वो लोग चाहते थे कि इरोस पर अब कोई भी ना आ पाए। रोसिनेंटो भी इरोस तक पहुंच चुका था। नाओमी एक शिप मैरास्मस को इरोस के आसपास देखती है। उसे लगता है कि मैरास्मस को उस वक्त उस जगह पर नहीं होना चाहिए था। एलेक्स मैरास्मस के शिप के ऊपर उन लोगों के क्रू से बात करने के लिए एक ड्रोन को भेज देता है। मैरास्मस शिप के ऊपर उस वक्त एक डॉक्टर मौजूद था। वो एलेक्स के भेजे गए ड्रोन को तोड़ डालता है। मैरास्मस के ऊपर मौजूद डॉक्टर इसके बाद होल्डन से कांटेक्ट करता है और वो होल्डन को क्लियर करता है कि उन लोगों का शिप एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन के ऊपर था और वो लोग इरोस के लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पर आए थे। होल्डन उस डॉक्टर से पूछता है कि क्या मैरास्मस का कोई भी क्रू अभी इरोस के अंदर गया हुआ है।
है। डॉक्टर होल्डन को बताता है कि उन्हें इरोस के अंदर जाने वाले सभी दरवाजे बंद मिले थे, जिसके कारण मेरास्मस का कोई भी आदमी अभी इरोस के अंदर नहीं गया है। होल्डन उस डॉक्टर को वार्न करता है और वो उसे मेरास्मस को तुरंत ही वहाँ से दूर ले जाने के लिए कहता है। इरोस के ऊपर डियागो और मिलर अभी भी बॉम्ब को सेट कर रहे थे और वो दोनों आपस में बातें भी करते जा रहे थे। उनके लगाए गए बॉम्ब इरोस की सभी एंट्रेंस को बंद करने वाले थे, जिससे कि इरोस के अंदर प्रोटोमॉलिक्यूल हमेशा के लिए दबा रह जाए और वहाँ से बाहर ना आ पाए। मिलर डियागो को समझाने की कोशिश करता है कि वो ओपीए के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा था। डियागो मिलर की इन बातों को हवा में उड़ा देता है। मिलर इसके बाद एक हैच दरवाजे के पास आ जाता है। उसे एयरलॉक के अंदर कुछ बॉडीज दिखाई देती है। मिलर कोशिश करके उस दरवाजे को खोल लेता है। उसे वहाँ पर मेरास्मस के ऊपर के डॉक्टर्स दिखाई देते हैं। होल्डन, जो कि रोसिनेंटे के ऊपर मौजूद था, वो देखता है कि मेरास्मस पहले तो इरोस से दूर चला गया था, लेकिन उसके बाद वो अपना पाथ चेंज करके एक बार फिर से इरोस की ओर आने लगा था। होल्डन मेरास्मस को वार्न करता है। डॉक्टर होल्डन को क्लियर करता है कि उससे पता है कि इरोस के ऊपर जो कुछ भी मौजूद है वो एक बीमारी नहीं है, वो किसी तरह का बायो वेपन है और उस बायो वेपन को मार्शियंस बेल्टर के खिलाफ यूज कर रहे थे। डॉक्टर होल्डन को वार्न करता है कि वो अब अपनी इस डिस्कवरी को सब जगह पर ब्रॉडकास्ट करने वाला है कि इरोस के ऊपर के लोग प्लेग या किसी डिसीज से सफर नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके ऊपर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। होल्डन डॉक्टर को वार्न करता है कि अगर मेरास्मस के ऊपर एक भी आदमी इन्फेक्टेड हुआ तो वो लोग बहुत सारे लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। होल्डन उन लोगों को एक बार फिर से वार्न करता है और वो मेरास्मस को इरोस से दूर ले जाने के लिए कहता है। डॉक्टर होल्डन की बातों को अनसुना कर देता है और वो उसे धमकी देने लग जाता है कि इरोस पर जो कुछ भी हो रहा है वो उसे पूरी जगह पर ब्रॉडकास्ट कर देगा। मेरास्मस अपना रास्ता नहीं बदलता और वो इरोस की ओर ही बढ़ता चला जाता है। रोसिनेंटे का जैमिंग सिग्नल, जो कि ब्रॉडकास्ट को रोकने वाला था, उसकी टाइम लिमिट भी खत्म होने वाली थी। अब मेरास्मस अपने ब्रॉडकास्ट मैसेज को किसी भी समय पर रिलीज कर सकता था। होल्डन अपने जैमिंग टाइम लिमिट को खत्म होते हुए देखता है और उसे मजबूरी में मेरास्मस के ऊपर वेपन्स फायर करने पड़ जाते हैं। मेरास्मस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। मेरास्मस के टुकड़े उड़ते हुए मिलर और डियागो की तरफ चले जाते हैं। मिलर का सूट जिसके कारण पंचर हो जाता है। मिलर किसी तरह से अपने पंचर सूट को रिपेयर कर लेता है। मेरास्मस के मलबे के कारण डियागो के हाथ में मौजूद एक डिटोनेटर का बॉम्ब पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, जिसके कारण डियागो को उस डिटोनेटर को पकड़े रहना पड़ता है, नहीं तो वो डिटोनेटर कभी भी एक्सप्लोड हो सकता था। डिटोनेटर के एक्सप्लोड होने से मिलर का पूरा मिशन फेल हो सकता था। मिलर डियागो को इस हालत में देखता है और वो उसके हाथ से डिटोनेटर को ले लेता है। मिलर डियागो को वहाँ से तुरंत ही वापस जाने के लिए कहता है। मिलर इरोस के साथ अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। मिलर अपनी सिचुएशन के बारे में रोसिनेंटे के क्रू को इन्फॉर्म करता है। नाओमी मिलर की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो देखती है कि नोवो के आने का टाइम हो चुका है और अब वो किसी भी तरह से मिलर की हेल्प नहीं कर सकती थी। मिलर डिटोनेटर को लेकर इरोस के डॉक के ऊपर बैठ जाता है और वो नोवो के आने का इंतजार करने लग जाता है। सभी लोग नोवो को इरोस की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन नोवो इरोस को हिट करने की जगह उससे साइड होकर एक तरफ चला जाता है। ये देखकर मिलर और रोसिनेंटे के क्रू सभी लोग चौंक जाते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आता कि इरोस ने अपना रास्ता किस तरह से बदल लिया।